नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। दोस्तों, सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंदर आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका की नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखिए, सबसे पहले तो हम टेक्स्ट बुक में से लाइन टू लाइन इस टॉपिक को समझो। इससे पहले मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूं कि पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। देखो, डेवलपमेंट वर्ड ये तो आप लोग जानते ही हो। इस चैप्टर में, इसके आगे वाले चैप्टर में भी डेवलपमेंट के बारे में हमने समझा है कि जब कोई भी कंट्री स्पीडी ग्रोथ करना चाहती है, तरक्की करना चाहती है, तो उसको डेवलपमेंट कहते हैं। अब यहां पर ये डेवलपमेंट करने के लिए जो सोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सबका इस्तेमाल यानी कि एक्सप्लॉइटेशन होता है। अभी आप देखो, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं कि फॉर एग्जांपल कोई एक कंट्री है हमारी इंडिया, ठीक है। अभी इंडिया को तेजी से तरक्की करनी है, तो यहां पर अच्छे रोड का कंस्ट्रक्शन करना बहुत जरूरी है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करना जरूरी है। अब देखो, इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, अर्बनाइजेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो लैंड होती है, जहां पर या तो फार्मिंग होता है या तो जो जंगल्स है, अब ये जंगल को काट के वहां पर क्या बनेंगे, इंडस्ट्रीज बनेंगे, हमारे रहने के लिए घर बनेंगे। तो जो हमारे फॉरेस्ट है वो यहां पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। अब धीरे धीरे फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे तो जो रिवर्स होती है उसके ऊपर उसकी इंपैक्ट होती है। जितना अर्बनाइजेशन हो रहा है, वहां पर लोगों के रहने के लिए, घर बनाने के लिए जमीन की जरूरत पड़ती है। लोग जो रहते हैं वो ज्यादा व्हीकल यूज करेंगे, तो एनवायरमेंट के अंदर पॉल्यूशन एमिट करेंगे क्योंकि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल होगा। अब पेट्रोल डीजल भी बहुत लिमिटेड है, बट जिस तरक्की से या जिस तेजी से अभी की जनरेशन तरक्की कर रही है, मतलब कि जितनी तेजी से ये जो रिसोर्सेज है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि ये जो रिसोर्स है, फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल, जिससे कि पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, वो अबंडेंस तो है नहीं, अनलिमिटेड तो है नहीं, वो भी लिमिटेड है। बट अगर अभी सोचो कि अभी की जनरेशन यानी कि हम, आप लोग, आपके पेरेंट्स लोग, ये सारे के सारे रिसोर्सेस को खत्म कर देंगे, मतलब सारे के सारे क्रूड ऑयल को खत्म कर दिया, मेजोरिटी सारी लैंड को खत्म कर दिया, तो हमारा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, चलिए। बट आगे चल के जो फ्यूचर जनरेशन होगी, हमारे बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, वो लोग कैसे जिएंगे? तो यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है जो क्या कहता है कि भाई अभी की जनरेशन डेवलपमेंट करे, जरूर करे, खूब तरक्की करो, बट जो रिसोर्सेज है उसका इस तरह से कंट्रोल में रह के इस्तेमाल करो कि आने वाली जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेज बचे। ऐसा ना हो कि हम लोग ही सारे रिसोर्सेज खत्म कर दे और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई रिसोर्सेज ही ना बचे। तो यहां पर डेवलपमेंट तो करना जरूरी है, बट सस्टेनेबल हो, मतलब ये डेवलपमेंट लंबे समय तक, मतलब इसके बाद वाली पीढ़ी, उसके बाद वाली पीढ़ी, उन सबको उसका बेनिफिट मिले, उन लोगों के लिए भी रिसोर्सेज बचे, तो उसको कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो अब हम लोग इसके अंदर के पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं, लाइन टू लाइन। आप सब लोग अपने पास टेक्स्ट बुक ले लीजिए, पेन, पेंसिल, हाइलाइटर ले लीजिए। देखिए क्या कहा है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट काम लगेगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन। देखो क्या करता है, मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। मतलब अभी की जनरेशन अपनी जो नीड्स है वो सेटिस्फाई करे बिना फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को हार्म किए, तो उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सिंपल वर्ड्स में मैं अगर कहूं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसा डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन, मतलब प्रेजेंट जनरेशन, मतलब अभी की जनरेशन की तो नीड सेटिस्फाई करे ही, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। बस इतना आपको लिख देना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट which meets the need of present generation without harming or compromising the needs of future generation is called sustainable development. Clear? चलिए, दो बार इस डेफिनेशन को अपने माइंड में अच्छे से फिट कर दीजिए। अभी देखिए इसमें होता क्या है। Thus, the idea of sustainable development developed because of extreme effect on nature near human habitation and man created cover, that is environment। मतलब environment के ऊपर जो इफेक्ट हो रही है
बिकॉज ऑफ मैन हैबिटेशन, मतलब जितने ज्यादा लोग रह रहे हैं, जितनी चीजें मैन क्रिएट कर रहे हैं उसकी वजह से एनवायरमेंट को डैमेज होता हो, तो यहां पर ये कंट्रोल किया गया है कि एनवायरमेंट के ऊपर उसकी एक्सट्रीम मतलब ज्यादा बुरी असर ना पड़े। इसलिए यहां पर क्या कहा है, देखो, द वे एंड द स्पीड विथ विच प्रेजेंट जनरेशन इज डेवलपिंग इट कैन नॉट बी मेंटेन इन द फ्यूचर। मतलब प्रेजेंट जनरेशन जितनी तरक्की से तेजी कर रही है, आप देखो आपके आजू बाजू कितने सारे नए नए व्हीकल्स निकल रहे हैं, कितने सारे लोग टू व्हीलर फोर व्हीलर कार ले रहे हैं, पेट्रोल डीजल का कितना कंजम्पशन होगा। तो आने वाले समय में मतलब आज से 50-100 साल के बाद तो पेट्रोल डीजल रहेगा ही नहीं, बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा। तो फ्यूचर जनरेशन जो है फिर वो कैसे ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, क्योंकि ना पेट्रोल है ना डीजल है, तो बस ट्रेन कार बाइक रेल सब कैसे चलेगा, ये एक सोचने का बहुत बड़ा पॉइंट है। हाँ सर, हम लोग इलेक्ट्रिक कार यूज कर सकते हैं, सोलर कार, बस वही चीजें हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। देयर इज अ फियर दैट, क्या फियर है, लग्जरी विच प्रेजेंट जनरेशन इज एंजॉइंग मे नॉट बी देयर फॉर द फ्यूचर जनरेशन। मतलब अभी की जनरेशन जो लग्जरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लग्जरी का बेनिफिट ले रही है, फ्यूचर में वो लग्जरी बचेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि सारे के सारे रिसोर्सेज जो है वो एक्सप्लॉइट हो चुके हैं, यूज हो चुके हैं, बहुत सारे खत्म हो चुके होंगे। तो आने वाली फ्यूचर जनरेशन क्या इस्तेमाल करेगी? नाउ देयर इज अ ट्रेमेंडस डिक्रीज इन नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि हमें पता है, decrease in natural resources due to economic development and their quality is also deteriorating यानी कि decrease in, कम हो रही है। मतलब क्या हो रहा है, एक तरफ नेचुरल रिसोर्सेस बड़े तेजी से कम हो रहे, जैसे कि फॉरेस्ट हो गए, रिवर्स हो गए, ये कम हो रहे, और उसकी क्वालिटी जो है वो क्वालिटी भी क्या हो रही है, घटिया हो रही है, मतलब धीरे धीरे लो हो रही है क्वालिटी, जो कि हमारे लिए ही नुकसान की चीज है। इन दिस कंडीशन देयर इज अ नीड टू चेंज द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। अब हमें पता तो चल गया भाई, देखो इसी तरह से हम लोग तरक्की के लिए नेचुरल रिसोर्सेज खत्म करते जाएंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा रास्ता बदलना पड़ेगा, गोल नहीं बदलना है। ऐसा नहीं कहा कि भाई ठीक है अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट मत करो, घर पे जाके सोते रहो, नहीं, डेवलपमेंट करना है, बट डेवलपमेंट करने का जो तरीका है उसमें कुछ चेंज लाने की जरूरत है। देखो, देयर इज अ नीड टू चेंज द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट एंड आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज स्टडीड। मतलब अब सिर्फ डेवलपमेंट डेवलपमेंट नहीं करना है, अब हमको फोकस करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। मतलब अभी की जनरेशन की तो तरक्की हो ही, बट ध्यान रखना है कि अभी की तरक्की के चक्कर में फ्यूचर की जनरेशन को जो तरक्की करनी है उसको हम लोग खत्म ना कर दे, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट डेवलपमेंट एंड इफेक्ट ऑफ इट ऑन एनवायरमेंट। चलिए, यहां तक मेन जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ये इसकी समरी है, तो आप जरा वीडियो को पॉज करके ये समरी नोट को एक बार प्रॉपरली पढ़ लीजिए और अपनी नोटबुक में भी ये समरी नोट्स लिख दीजिए। चलिए दोस्तों, अगर आपने ये समरी नोट्स रिफर कर ली हो तो अभी हम लोग बात करते हैं स्ट्रेटेजीज शुड बी अडॉप्टेड फॉर कंजर्वेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम जो ये नेचुरल रिसोर्सेज है उसको कैसे कंजर्व करेंगे एंड कैसे प्रिजर्व करेंगे, यानी कि बचाएंगे, ताकि फ्यूचर की जनरेशन को भी उसका बेनिफिट मिले। तो देखो, द रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कल्टीवेबल फार्म्स जो है, फॉरेस्ट है, वाटर रिसोर्सेज है, शुड बी यूज्ड इन सच अ वे दैट देयर क्वालिटी इज मेंटेन। मतलब जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जिसका हम लोग फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फार्मिंग की लैंड, तो उसके ऊपर एक बार फार्मिंग कर दिया, उसके बाद उसके ऊपर फिर से भी फार्मिंग हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है। तो ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसका ऐसे इस्तेमाल करना है कि उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। अभी अगर हम लोग सिर्फ फार्मिंग में, मतलब आपने कई बार देखा होगा सुना होगा, खास करके पंजाब दिल्ली, दिल्ली में जो एयर पॉल्यूशन होता है उसके लिए आपने ये सुना होगा कि पंजाब और हरियाणा में एक बार फार्मिंग हो जाता है ना, फिर परेली मतलब जला देते हैं, ताकि वो जो बची हुई चीजें वो काटने की मेहनत ना करनी पड़े। तो अब ये जला देंगे तो क्या होगा, एक तरफ एनवायरमेंट में तो पॉल्यूशन हो ही रहा है, दूसरी तरफ वो जो जमीन है उसके भी न्यूट्रिशन धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो उससे क्या होगा, आने वाले समय में उस लैंड के ऊपर फार्मिंग कम होता जाएगा और धीरे धीरे वो जमीन फार्म कर मतलब खेती करने लायक बचेगी ही नहीं। तो यहाँ पर यही चीज कही है
कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको करना है तो क्या करना होगा कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे उस तरह से इस्तेमाल करोगे, और जो नॉन रिन्यूएबल है मतलब जिसका फिर से इस्तेमाल नहीं हो सकता लाइक कोल, पेट्रोलियम, मिनरल शुड बी यूज्ड जुडिशियली। जुडिशियली मतलब केयरफुली, ध्यान से, लिमिट में। मतलब देखो हमें पता है कि क्रूड ऑयल जो धरती के अंदर मिलता है तो उसकी क्वांटिटी लिमिटेड है, तो आगे चल के धीरे धीरे करके वो खत्म हो ही जाएगा। जैसे कि आपको पता है यूएई, अरब कंट्रीज, जिसका नाम मोस्ट कॉमन एग्जांपल दुबई, तो दुबई ने इतनी तेज तरक्की की वो क्रूड ऑयल की वजह से भी। उनके यहाँ पर क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोल डीजल जिसमें से बनता है वो बहुत ज्यादा थे, बट धीरे धीरे उनको रियलाइज हुआ कि ये जो क्रूड ऑयल है वो तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। फिर दुबई के पास और तो ऐसा कुछ है नहीं जिससे कि उसका डेवलपमेंट होता रहे, इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जितना भी उनका फायदा हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उन पैसों का इस्तेमाल वो टूरिज्म डेवलप करने के लिए कर रहे हैं। देखो दुबई के अंदर अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, घूमने वाली चीजें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है देखने को मिलेगी, तो लोग क्या करते हैं, घूमने के लिए दुबई जाते हैं। तो लोग दुबई घूमने के लिए जाएंगे तो वहां के लोगों को, वहां की गवर्नमेंट को इनकम मिलेगी। तो यहां पर जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसका आप तो ऐसे इस्तेमाल करोगे कि उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है लाइक कोल, पेट्रोलियम एटसेट्रा शुड बी यूज्ड जुडिशियली या फिर केयरफुली। केयरफुली उसका इस्तेमाल करोगे। इन द इंडस्ट्रियल लोकेशन, इंडस्ट्रियल लोकेशन शुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लेसर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। लोकेशन ऐसा रखेंगे जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो। सिंसियर अटेम्प्ट्स शुड बी मेड टू अचीव इको फ्रेंडली डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट हो बट इको फ्रेंडली, मतलब इकोनॉमी यानी कि यहां पर एनवायरमेंट की बात हो रही है, ठीक है। एनवायरमेंट का साथ रख के या एनवायरमेंट के साथ रहकर डेवलपमेंट हो। इकोनॉमी को यानी कि यहां पर एनवायरमेंट की बात हो रही हो, इको फ्रेंडली मतलब जो एनवायरमेंट को नुकसान ना करे ऐसा, तो इको फ्रेंडली डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया है। तो लोकेशन ऐसे चूज करो जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो, एंड दूसरा इको फ्रेंडली डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करो। देखो आप कई बार नोटबुक इस्तेमाल करोगे तो उसके ऊपर लिखा होता है कि भाई ये जो बुक्स है वो सुगर कैन थ्रेसिस में से बनाई गई है या बनाना थ्रेसिस में से बनाई गई है, पेड़ नहीं काटे गए। मतलब आप पेपर पढ़ने के लिए पेपर बनाओगे और उसके लिए पेड़ कट करोगे तो क्या मतलब, फिर हमारा ही डेवलपमेंट रुक रहा है। तो यहाँ पर सुगर कैन थ्रेसिस जो है या बनाना के जो लीव्स होते हैं जो कि थ्रेसिस है, जो कि कचरा है, उसमें से हम लोग अगर पेपर बनाते हैं तो वो हमारे लिए अच्छी बात है। तो उसको कहते हैं इको फ्रेंडली डेवलपमेंट, मतलब आपने पेपर तो बनाया बट पेड़ को नुकसान नहीं किया आपने। Those resources which can be used in more than one way, resource used in more than one way should be utilized in different way। मतलब कोई रिसोर्स ऐसा है जिसको एक से ज्यादा तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करने का, सारे इस्तेमाल करने थे, ताकि ऐसा ना हो कि आपको और ज्यादा रिसोर्सेज यूज करने पड़े। एक ही रिसोर्स से आपकी सारी चीजें हो रही है। देन नेचुरल रिसोर्सेज शुड नॉट बी वेस्टेड, ये इंपॉर्टेंट है। जो नेचुरल रिसोर्स है उसका वेस्ट नहीं होना चाहिए, एंड कंट्रोल शुड बी प्लेस्ड ऑन अनप्लानेड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट या पॉइजनियस केमिकल। मतलब ऐसा होता था पहले कि जो इंडस्ट्री का वेस्टेज पानी होता था वो नदी के, तालाब के पानी में छोड़ देते थे, हैजार्डस केमिकल को चिमनी से ऐसे ही ऊपर छोड़ देते हैं, जो कि हमारा ही एयर और वाटर पॉल्यूट होता है। तो अभी उसके ऊपर क्या कर देना है, कंट्रोल कर देना है कि आप ऐसे अनप्लानेड वेस्टेज को एनवायरमेंट में, चाहे वो नदी हो, पानी हो या ओपन एयर में, नहीं छोड़ सकते। एंड स्ट्रेस शुड बी लेड डाउन ऑन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इसके ऊपर फोकस करो। देखो आप कई बार अभी देखते हो कि इलेक्ट्रिक कार आ रही है, अब धीरे धीरे आगे चल के ऐसा भी हो जाए कि सोलर एनर्जी से चलने वाली कार आ जाए। बॉडी जो है या ऊपर जो सनरूफ है उसके ऊपर जो सोलर सिस्टम है उसी के पैनल को यूज किया जाए कि उसी से बैटरी चार्ज हो और गाड़ी चलती रहे। मतलब ना इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगी, ना पेट्रोल खर्च होगा, ना कोल, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कोल की जरूरत पड़ती है। जो सोलर एनर्जी है ही, जो धूप वैसे भी पड़ रही है, वो धूप का ही इस्तेमाल करेंगे और हमारी गाड़ी बन जाएगी जादू। रिमेंबर जादू, कोई मिल गया, धूप, धूप से चल रहे। तो ये सोलर, विंड एनर्जी, इसका इस्तेमाल करने के ऊपर फोकस किया गया है। क्लियर। चलिए वीडियो को पॉज करके
ये 5 पॉइंट जो है और उसके समरीज जो है उसको रिफर कर दो और अपनी नोटबुक में एक बार इसको लिख दीजिए। एंड नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन, स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं? तो फॉर द फर्स्ट टाइम अर्थ कॉन्फ्रेंस, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, अर्थ कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1972 एट स्टॉकहोम इन स्वीडन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, याद रखना, ऑब्जेक्टिव में काम लगेगा। एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए अर्थ कॉन्फ्रेंस को सबसे पहली बार रखा गया 1972 में, जो स्टॉकहोम सिटी का नाम है स्वीडन में, वहां पर। देन आफ्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम कन्वेंशन एंड कैंप्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एट ग्लोबल लेवल। मतलब यहां पर स्वीडन से एक बार शुरुआत होगी स्टॉकहोम 1972 में, उसके बाद हर बार हर ईयर इस तरह के जो इवेंट्स है, कैंप्स है, वो सब ऑर्गेनाइज किए जाने लगे, in which it was decided to take different steps for environment protection. India is also involved in these global efforts and India is also making the efforts at the national level. For example, मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है वो नेशनल लेवल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स ले रहे हैं? तो देखिए, सबसे पहला तो इंफॉर्मेशन अबाउट पॉल्यूशन कंडीशन ऑफ डिफरेंट सिटीज ऑफ द नेशन इज प्रेजेंटेड। पॉल्यूशन कंडीशन ऑफ डिफरेंट सिटीज, आपने कई बार सुना होगा कि जैसे ही दिवाली आती है, विंटर का टाइम आने लगता है, दिल्ली का जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपकी जानकारी के लिए कि वर्ल्ड लेवल पर ये डेटा होता है, वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज, वर्ल्ड क्यों, पूरी दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड सिटी में दिल्ली सबसे पहले नंबर पर है। एंड 3 आउट ऑफ 10 वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी वो इंडिया में है। मतलब सिर्फ ये दिल्ली का प्रॉब्लम है ऐसा नहीं है, बहुत सारी सिटी इंडिया में जो कि काफी ज्यादा पॉल्यूटेड है, और वर्ल्ड में सबसे बड़ी 3 पॉल्यूटेड सिटी में इंडिया का नाम आता है। इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं कि सिर्फ इंडिया ये 3 सिटी है, बाकी सिटी भी पॉल्यूटेड है, क्योंकि एनवायरमेंट में एयर तो ओपन ही रहती है, जो पानी है वो तो नदी का बहता रहता है। तो यहाँ पर ये डेटा प्रेजेंट किया जाता है ताकि हमको पता चले कि हाँ देखो, हमारे लिए बहुत डेंजर मार्क है कि इंडिया की बहुत सारी सिटी बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड है इन कंपेयर टू द अदर सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। Then central and state pollution control boards have been established to control pollution. मतलब आपने सुना होगा कि दिवाली आएगी और गवर्नमेंट अनाउंस करेगी कि दिल्ली में फटाके बैन है। अभी थोड़े टाइम पहले ही 2023 के ईयर में सुप्रीम कोर्ट में बोला था पूरे इंडिया में पटाखे बैन है। अभी हम लोग क्या है, गवर्नमेंट की बात सुनते नहीं है, जो कि एक्चुअली में हमें सुननी चाहिए। पटाखे जो फूटते हैं उससे क्या होता है, उसके दूसरे ही दिन का आपने रिकॉर्ड देखा हो तो इंडिया का जो रैंकिंग था पॉल्यूशन में, जो एयर कंडीशन होती है वो बद से बदतर हो गई थी, और ये होता है। तो यहाँ पर नॉर्मली लोग ऐसा करते हैं, हमारे फेस्टिवल में ही, मतलब हिंदू लोग हैं तो हमारे फेस्टिवल में ही ऐसा सब रिस्ट्रिक्शन रखते हैं, ऐसा थोड़ी चलता है। अरे भाई, मैं भी हिंदू ही हूँ भाई। अरे भाई, हमारे प्रोटेक्शन के लिए ही है कि हम 1-2 दिन के लिए पटाखे फोड़ेंगे, बट उसका खामियाजा हमें नहीं भुगतना पड़ेगा, हमारे आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चों के लिए ऐसा होगा कि सांस लेना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसको रखा गया है ये पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। मतलब अगर ऐसा हो रहा है कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो ये चीज बंद करो, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ पटाखे बैन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को बंद कर देते हैं, इंडस्ट्रीज को बंद कर देते हैं, क्योंकि पॉल्यूशन होने से रोकना है, हमारी पब्लिक, हमारे देश के लोगों को बचाना है, तो ये करना पड़ेगा। 5 जून, दिस इज इंपॉर्टेंट, इज सेलिब्रेटेड एज एनवायरमेंट डे, ये आपको पता ही है। 5 जून एवरी ईयर, कौन से ईयर, एवरी ईयर इज सेलिब्रेटेड एज एनवायरमेंट डे। इन इंडिया गवर्नमेंट पास्ड एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट इन 1981, ये भी आपको याद रखना है, 1981 में एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट पास किया गया था। मतलब ये प्रॉब्लम अभी का है ऐसा नहीं है, काफी समय से, पर अभी वो और बढ़िया पिक पर चला गया। मतलब कि हमारे लिए और बहुत डेंजर बात है कि एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन हमारे देश में काफी तेजी से बढ़ रहा है इन कंपेयर टू अदर सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। इंटरनेशनल एग्रीमेंट हैव बीन साइंड फॉर deteriorating level of ozone, disposal of nuclear waste,
एंड मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसके लिए भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन किए जा रहे हैं, जिससे कि क्या हो कि ओजोन लेयर जो ब्रेक हो रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत डेंजर बात है, क्योंकि अगर वो टूट गया तो जो सन के डायरेक्ट लाइट्स है वो हम पर आएंगे। सन की लाइट तो हमारे ऊपर डायरेक्ट आती है ना, नहीं, बीच में ओजोन लेयर है, जिसकी वजह से जो बहुत ही बर्निंग हीट होती है, हमारी जो स्किन है उसको पूरा खत्म कर देता है। वो उस चीज से हम लोग बचते हैं बिकॉज ऑफ दिस ओजोन लेयर। पर अगर वो ब्रेक हो गया तो सन की लाइट से सब लोग मर जाएंगे। तो ये है। फिर डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। न्यूक्लियर कंट्री बनने के चक्कर में सब लोगों ने बड़े बड़े न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मतलब जो देश है, दुनिया है, उसको इसका काफी ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। थोड़े टाइम पहले रिसेंट बात है, जापान में जो न्यूक्लियर प्लांट था उसके अंदर एक गड़बड़ी हो गई थी, कितना सारा पानी ये सब समंदर में छोड़ना पड़ा, जो कि न्यूक्लियर चीजों से अफेक्टेड था। तो उससे नुकसान हमें ही होने वाला है। ऐसा ही एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मुझे याद आ रहा है थोड़े टाइम पहले जो मालदीव्स है, ये आपने नाम सुना होगा। जैसे कि हमें पता है कि वर्ल्ड लेवल पर जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स जो है वो पिघल रही है। जो दुनिया का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और अगर ये टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो ग्लेशियर्स है, मतलब बर्फी पहाड़, वो पिघल जाएंगे, और वो पिघल के उनका पानी जाता है समंदर में। तो क्या होगा, जो समंदर का वाटर लेवल है वो राइज हो जाएगा, और अगर समंदर लेवल राइज हो गया तो पूरी दुनिया क्या हो जाएगी, पानी में डूब जाएगी। अभी इसको अवेयर करने के लिए मालदीव्स जो है, मालदीव्स में एक ट्रीटी रखी गई थी। जो खास बात ये थी कि पानी में अंदर, समंदर के अंदर, ये समंदर है, तो समंदर के अंदर जो अलग अलग कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो गए थे, पानी मास्क मास्क वगैरह, मतलब जो अंडर वाटर कॉस्ट्यूम है वो पहन के, और वहां पर ये मीटिंग की गई थी। सर ऐसा क्यों, ताकि पता चले कि अगर हम लोग इस चीज से अभी अवेयर नहीं होंगे तो फ्यूचर में इसी तरह से हमको जीना पड़ेगा अगर हम बच गए तो। क्योंकि, और मालदीव्स में इसलिए रखा गया था क्योंकि मालदीव्स जो है वो सी लेवल से सबसे लोअर हाइट पर है। मतलब अगर दुनिया बर्बाद होती है, तबाह होती है पानी की वजह से, तो सबसे पहले मालदीव्स का नंबर लगने वाला है। जहां पर आज हम लोग घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं, मालदीव्स में घूमने जाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा, मालदीव्स में समंदर के ऊपर मेरा घर होगा, होटल में, ऐसे होटल में रुकूंगा, वो डूब जाएगा भाई। तो अगर आपको ऐसा है कि फ्यूचर में मालदीव्स में मैं घूमने जाऊं, तो मालदीव्स को बचाओ, पूरी दुनिया को बचाओ, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करो। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। इसकी समरी नोट्स और लास्ट वाले पार्ट में जो मैंने टिक मार्क किया है, वो चीजों को आप अच्छे से अपनी नोटबुक में समरी फॉर्म में लिख दीजिए, और उसको 2-3 बार जरूर पढ़े भी, और उसके बाद डिटेल में भी उसको आप अपनी नोटबुक में लिख दीजिए। और इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन के लिए अपने सारे दोस्तों को सजेस्ट करो कि वो साहस इंस्टीट्यूट के साथ आज ही जुड़े, जहां पर आपको बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन मिलेगा, जिससे आपका नॉलेज और रिजल्ट दोनों ही बढ़े। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।